नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे के चक्रकाल में फंसे उद्धव ठाकरे की, जिनके पार्टी में बगावती सुर अब अघाड़ी सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। फिर बात करेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा के चक्रव्यूह में फंसे मनीष सिसोदिया की, जिन पर असम के सीएम ने 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे सीबीआई के चक्रकाल में फंसी ममता बनर्जी की, क्योंकि बोक्तोई में हुई भादु शेख की हत्या के बाद 10 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में सीबीआई ने अब चार्जशीट दाखिल कर बड़ा खुलासा किया है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे अग्निपथ के चक्रकाल में फंसे राकेश टिकैत की, जिन्होंने योजना के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात महाराष्ट्र में सरकार बचाने की जद्दोजहद कर रहे उद्धव ठाकरे की, जिस सीएम की कुर्सी के लिए भाजपा से गठबंधन तोड़ा, विरोधियों के साथ गठबंधन किया, विचारधारा से समझौता किया, वही कुर्सी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को अब ना जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। पार्टी के नाराज विधायकों ने अपना समर्थन लगभग वापस ले लिया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है और राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि भाजपा के साथ गठबंधन करके देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाओ और शिंदे को डिप्टी सीएम का पद दे दो। उद्धव को लगे इस झटके से महाराष्ट्र बीजेपी में जहां खुशी के माहौल के बीच जश्न मनाया जा रहा है, वहीं उद्धव गैंग ने वहां गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया है। शिव सैनिकों की ओर से तोड़फोड़ की जा रही है, बीजेपी कार्यालय पर हमला किया जा रहा है, और तो और सत्ता की लालसा में उद्धव ऐसे अंधे हो चले हैं कि कानूनी तौर तरीकों के बजाय खुद ही कानून को हाथ में लेकर गैर कानूनी तरीके से सरकार बचाने की कोशिश शुरू कर दी है। ऐसे में महाराष्ट्र में उद्धव पर मंडरा रहे इस खतरे के बीच शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत के घर के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए, जिस पर लिखा गया था, तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है। इस बीच संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को मित्र बताते हुए कहा कि हमारी लगातार उनसे बात हो रही है और हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, जबकि एकनाथ शिंदे की ओर से ऐसा नहीं दिखाई दिया है। शिंदे ने जो शर्तें रखी हैं उससे तो ऐसा नहीं लग रहा कि शिवसेना और शिंदे के बीच कोई मतभेद नहीं है। इतना सब होने के बाद भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। उद्धव ठाकरे पर ऐसा संकट मंडराया है कि 2.5 साल के कार्यकाल में ही सरकार गिरने की नौबत आ गई है। सेक्युलरिज्म की टोपी पहनकर उद्धव ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने का सपना देखा था, लेकिन हिंदुत्व से यू टर्न लेना ही उन्हें भारी पड़ गया है और हालात ये हो गए हैं कि अब जल्द ही उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ सकता है। फिर संजय राउत को यह बात अपने आप ही समझ आ जानी चाहिए कि किसका घमंड 4 दिन का है और किसकी बादशाही खानदानी। सरकार गिरने की नौबत आने पर भी उद्धव ठाकरे के नेताओं की हेकड़ी नहीं निकल रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राजनीति में आए केजरीवाल की पार्टी को कुछ ही वक्त हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी इतने बड़े बड़े दांव खेल रही है कि उसमें वो खुद ही फंस गई है। केजरीवाल के मंत्री एक एक कर अपने लिए खुद ही मुसीबतों का गड्ढा खोदकर उसमें गिरते जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन तो पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं, और अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी के लिए एक जाल बिछाया था, जिसमें वो खुद ही फंस गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा ने सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का केस दर्ज कराया है। सिसोदिया ने कोविड महामारी के दौरान असम में पीपीई किट की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप शर्मा की पत्नी पर लगाया था। इस विवाद की शुरुआत वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल दी वायर की एक रिपोर्ट से हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रिंकी शर्मा की मालिकाना हक वाली एक कंपनी को कोरोना से निपटने के लिए पीपीई किट और दूसरे कोविड से जुड़े सामानों की सप्लाई का ऑर्डर मिला था। तब सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री और हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि शर्मा की पत्नी की कंपनी को बिना किसी अनुभव के ही 5000 पीपीई किट, मेडिकल उपकरण और बाकी सुरक्षा सामानों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया था। इसका ना कोई सबूत सामने आया, ना ही कोई गवाह, लेकिन फिर भी बिना पुष्टि किए सिसोदिया ने दी वायर की इसी रिपोर्ट को आधार बनाया और भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए।
हालांकि रिंकी शर्मा ने तुरंत ही आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि उन्होंने मानवता के नाते बिना एक पैसा लिए पीपीई किट की मुफ्त आपूर्ति की थी। इसके बावजूद सिसोदिया ने असम के सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर हमला जारी रखा। फिर सिसोदिया ने अपने आरोपों के सबूत के रूप में रद्द किए गए खरीद आदेश की एक तस्वीर ट्वीट की और फिर से अपनी किरकिरी करवाई। इसके बाद हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिसोदिया को आपराधिक मानहानि का सामना करने के लिए तैयार रहने को भी कहा था। अब शर्मा ने जो कहा वो उन्होंने करके भी दिखाया और मनीष सिसोदिया अपने ही जाल में बुरे फंस गए। ऐसे ही केजरीवाल ने भी भाजपा नेताओं अरुण जेटली और नितिन गडकरी के खिलाफ झूठा आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा नेता की ओर से मानहानि का मामला दर्ज कराने के बाद दिल्ली के सीएम को माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन केजरीवाल तो बच गए थे, मगर सिसोदिया का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि आरोपों का तो उनके पास कोई आधार है नहीं और अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि मामला आपराधिक मानहानि का है, जिसमें माफी से काम तो कतई नहीं चलने वाला है। यहां मनीष सिसोदिया पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया है, तो अब पश्चिम बंगाल के बोगटुई में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद जिस बेरहमी से 10 लोगों को जिंदा जलाया गया था, उस मामले में सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है उसके बाद तो ममता बनर्जी का बुरा हाल होने वाला है। इस मामले में गिरफ्तार रामपुर हाट के ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष अनारुल हुसैन को सीबीआई ने नरसंहार का मास्टरमाइंड बताया है। उसके खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने का सबूत होने का दावा किया गया है। इसके अलावा सीबीआई ने लिखित में कोर्ट को बताया है कि वारदात वाली रात जब तृणमूल नेता भादु शेख की हत्या की गई थी, तब उसके कई समर्थकों ने सड़क के दूसरी तरफ मौजूद गांव में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी थी। चार्जशीट में यह साफ कहा गया है कि उन उपद्रवियों को ऐसा करने के लिए अनारुल ने ही कहा था और पुलिस को भी फोन कर यह कहा था कि गांव जल रहा है, जलने दो, लेकिन आना मत। सीबीआई की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वारदात के बाद गांव के कई लोगों ने अनारुल को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी थी और तुरंत पुलिस को बुलाने को कहा था, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नरसंहार का मास्टरमाइंड अनारुल हुसैन है। उसने ही भादु शेख की हत्या के बाद रामपुर हाट अस्पताल जाकर गुस्साई भीड़ को उकसाया था। उसके उकसावे के बाद ही बम स्टिक और पेट्रोल लेकर लोग गांव की ओर दौड़े थे और तोड़फोड़ की थी, आग लगा दी थी। अब सवाल है कि जो ममता बनर्जी इस मामले में अपने किसी भी नेता का हाथ ना होने का दावा कर रही थी, वो सीबीआई की इस चार्जशीट पर क्या कहेंगी? ये सभी सबूत मिलने के बाद अब जांच की आंच ममता दीदी तक भी पहुंच सकती है। ममता बनर्जी की सरकार में खुलेआम गुंडा राज चलाया जा रहा है, जिसे हमेशा ममता बनर्जी नकारती आई है। लेकिन असलियत में ममता के राज में न महिलाएं बंगाल में सुरक्षित हैं, ना ही हिंदू। बीरभूम में हुए इस कांड में अनारुल का पूरा हाथ था और इस बात से ममता बनर्जी भी वाकिफ थी। इसीलिए वो इस मामले में सीबीआई जांच से बचने के रास्ते खोज रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद अब सीबीआई ने ममता बनर्जी की पार्टी की पोल सबूतों के साथ खोली है और बंगाल में फिर से ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। अब ममता की पार्टी के नेता पावर का कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पूरा चिट्ठा सीबीआई ने खोल दिया। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस योजना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तो पहले ही किए जा रहे हैं। विपक्ष युवाओं को बरगलाकर मामले को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और अब केंद्र सरकार के खिलाफ मौके की फिराक में घूम रहे भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी मामले में कूद पड़े हैं और उन्होंने अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर देश भर में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत ने सरकार की इस योजना पर सवाल उठाते हुए सभी किसान नेता और संगठनों से मिलकर 24 जून को इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। इससे पहले 20 जून को भी राकेश टिकैत ने हरियाणा के करनाल में कहा था कि 24 जून को संयुक्त किसान मोर्चा देश भर के जिला मुख्यालयों पर अग्निपथ योजना का विरोध करेगा। वहीं 18 जून को किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड के हरिद्वार में आक्रोश रैली निकाली थी। इस दौरान टिकैत ने सरकार पर युवाओं के साथ भद्दा मजाक करने का आरोप लगाया था। टिकैत के पैदल मार्च में किसानों के साथ भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। मार्च के दौरान बीकेयू नेता ने सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की थी और अब मामले में 24 जून को आंदोलन की घोषणा की है।
विपक्ष हो या फिर किसान नेता राकेश टिकैत, हर कोई अपनी राजनीति के लिए युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। भारतीय किसान यूनियन में टूट के बाद से ही राकेश टिकैत अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ भी इसी तरह आंदोलन कर राकेश टिकैत ने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की थी, जिसका भारी खामियाजा उन्हें चुकाना पड़ा था। इसके साथ ही एक बात यह भी है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार की ओर से घुटने टेके जाने और कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद राकेश टिकैत को यह गलतफहमी हो गई है कि सरकार की लाई हर योजना का अगर वो इस तरह सड़कों पर उतर के विरोध करेंगे तो वो वापस हो जाएगी और सरकार झुक जाएगी। एक सवाल राकेश टिकैत को लेकर यह भी है कि क्या जिस योजना को ढाल बनाकर अब टिकैत अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि राकेश टिकैत की मानसिकता चाहे जो भी हो, पर सरकार की ओर से कड़े शब्दों में यह साफ कर दिया गया है कि यह योजना किसी कीमत पर वापस नहीं होगी, जिससे इस बार मोदी के विरोध में एजेंडा चलाने वालों के सारे पैतरे फेल हो जाएंगे। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।